राजभर भैया आज बोलने लायक हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के देन हैं। 2017 से पहले राजभर किस जगह थे और जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हट गए कहाँ पहुँच गए हैं। और वो जो अमर्यादित रहा हो, जो पॉलिटिकली जो भाषा अपनी पॉलिटिक्स के दायरे में न रखता हो, उनका जो सुबह कहीं चाय और पिएंगे, 10 बजे जलेबी और कहीं खाएंगे, दोपहर का खाना और खाएंगे, शाम को कहीं और बतियाने जाएंगे। ऐसे भैया को मैं क्या बताऊं। मैं तो चाहूँगा कि सद्बुद्धि आए और फिर अपने पुराने साथी जहाँ से उन्होंने पावर आया था उसके साथ वो रह के आओ 2000 निश्चित रूप से लास्ट तक आएंगे। वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सब जाने और आने का सबका आंकड़ा, सबका खेल वो जान चुके हैं कि कहाँ क्या है और क्या कहाँ मिलता है और किसके पास पावर है। आपने देखा होगा कि एक अद्भुत काम है कि जैसे आदमी का आधार कार्ड होता है, वैसे हमारे यहाँ जो मस्की अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, वहाँ मछलियों का भी आधार कार्ड है। जो तुरंत छानते हैं, देखते हैं कि कौन सी मछली किस नदी की है, घाघरा की है, गंगा की है, जमुना की है। उसी मछली के बीज के बच्चे को बड़ा करके उसी मछली के उसमें हम लोगों ने कई लाख डाला है। आरक्षण के मुद्दे को हमने जो सड़क पर बोल रहे थे, सड़क पर पन्ना लेके घूम रहे थे, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने आरजीआई को भेजा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को। मेरे पास बुक था 1961 का कि हमारी गिनती 1961 में हुई थी, कई लाख हुई थी, और उसमें अब हमें 1000 में घटा दिया। हमारी गिनती केवट मल्लाह की मझवार में हुई थी। तो 70 साल में पहली बार है कि हमें सदन में जाने का और इन भारतीय जनता पार्टी के साथ गले मिलने का। लेकिन ये तो आप सदन में गए लेकिन आरक्षण तो नहीं मिला। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी तक। हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। योगी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर हम आपका स्वागत करते हैं और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे 3 बड़ी बातें और 3 ऐसे बड़े काम जो आपने 100 दिन में पूरे किए हों जनता के लिए। और मैं पहले तो जनता को बधाई दूंगा कि माननीय मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रतिपादित नीतियाँ थी उसका समर्थन किया, दोबारा मुहर लगाया, अवसर दिया और ये बता दिया कि जनता का जो भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय है, भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है, सुशासन है, वो जनता के द्वार है और द्वार पर उसने स्वागत किया। ये जो है जो चुनाव था 2022, उसके बाद जो आपका चुनाव हुआ, ये 2 चुनाव हुए हैं, ये उसका जनता ने खुद उस हमारे कार्यों का मोहर लगा रखी है। ऐसे बहुत बृहद कार्य हुए हैं, जैसे हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं, क्योंकि कहा गया कि हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है और भारत के जो इतिहास रहा है, इसे मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने कितना नष्ट किया है, उसे भारतीय जनता पार्टी पुनर्स्थापित करने में जो सफलता प्राप्त की है, चाहे वो धारा 370 रहा हो, देश का एक अंग रहा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, इस देश की अस्मिता का सवाल हो, भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा था। आप देखे होंगे जो बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर का मामला था, उसे देखिए आप किस तरीके से समर्थन मिला। चाहे वो महाराजा गुरुराज निषाद का जो श्रृंगवेरपुर धाम रहा, कभी भगवान राम निषाद राज के पास गले लगाए थे और निषाद राज ने अपनी सेना देकर त्रेता में रावण राज खत्म करके राम राज लाया था। कभी भगवान राम के उस कैबिनेट में निषाद राज आए थे, तो उस कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उससे राम राज आया था उस बजट में। तो ये सब भारतीय संस्कृति को करने के लिए पर्यटक स्थल जो चित्रकूट धाम को देख लीजिए, तो ये सारे, चाहे मथुरा हो, चाहे आज के दिन में उत्तराखंड में भी जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा पर्यटक जितने केंद्र के लोग दूसरे दर्शनार्थी हैं उनके लिए बनाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी गुड गवर्नेंस का मामला देख लीजिए किस तरीके से। देखिए, गुड गवर्नेंस की बात हम करें तो चूंकि एक जिम्मेदार पद पे आप रहे हैं, तो आप चूंकि जनता को एक उम्मीद है आपसे, और आपने जो ये 100 दिन में जो भी काम किए हैं उसके बारे में पहले बताएं। 100 दिन में हम अपने विभाग की बात बताते। पहले तो 100 दिन में किसी मत्स्य विभाग को कोई जानता नहीं था। एक तरीके से लोग इसे उपेक्षित विभाग समझते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि नदियों को सुंदर, नदियों को साफ करने के लिए, नदियों को पुनः, पहले माननीय प्रधानमंत्री की एक सोच है कि ताल घाट नदी जब जिंदा थे तो जो समाज था वो स्वस्थ था, वो प्रोटीन भोजन करता था और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो नदी ताल घाट सूख जाने से इनकी जो है उसे फिर से जिंदा करने के उन्होंने इसको खोदने के लिए, तो हम लोगों ने ताल जो है वो घाट जो
पॉन्ड्स था, पोखरे थे, उसे हम लोगों ने बढ़ाया है। रिवर रेंचिंग किया है नदियों में। आपने देखा होगा कि एक अद्भुत काम है कि जैसे आदमी का आधार कार्ड होता है, वैसे हमारे यहाँ जो मछली अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, वहाँ मछलियों का भी आधार कार्ड है, जो तुरंत छानते हैं, देखते हैं कि कौन सी मछली किस नदी की है, घाघरा की है, गंगा की है, जमुना की है। उसी मछली के बीज के बच्चे को बड़ा करके उसी मछली के उसमें हम लोगों ने कई लाख डाला है। मृदा, इस क्षेत्र में जुड़े हुए जो मत्स्य पालक थे, उनको मृदा का और पानी की परीक्षण का कोई व्यवस्था नहीं था, अपने परंपरागत पेशे से करते थे, उसे हम लोगों ने सभी टेस्टिंग करके पूरा कर लिया है। आज के दिन में मत्स्य बीज वितरण में हम लोग सबसे आगे हो गए पूरे देश में। फिर हम लोगों ने आच्छादित कर दिया, पोखरों की संख्या बढ़ा लिया। तो ऐसे में हम लोगों ने अब शिक्षण प्रशिक्षण का काम चल रहा। तो ऐसे इस तरह के जो हर एक विभाग में कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें हम लोगों ने 100 दिन में कोई काम पीछे हो रहा हो। 100 दिन में जितने भी टारगेट रहे हैं उसको पूरा किया गया है। चाहे वो पुलिस विभाग रहा हो, उसको भर्ती का जो भी मामला रहा हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का रहा हो, उनके लिए आप देखे होंगे कि जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल के उनके लिए होगा। और उस मेडिकल कॉलेज की जो नई चीज़, नई पॉलिसी बनाकर कि उन्हें सुदृढ़ किया जा, जो उनके CSC PSC थे उसके लिए एक नई नीति बनाई गई कि आसानी से उसे और जगहों पर खोला जाए। PP मोड में ढेर सारे मामले को लाया गया है। चाहे वो पर्यटक मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय में आप देख लीजिए कृषि के क्षेत्र में कितनी हम लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि कृषि वैज्ञानिकों को एक नई खोज करके किसानों के लिए। आज के दिन में पहले क्या होता था कि बीज और खाद के लिए हाहाकार होता था, आप ही का अखबार, आप ही का TV चैनल कितना छापता था। लेकिन जब से हम लोग आए हैं, देख लीजिए किसान के सामने ये समस्याओं का समाधान हो गया कि वो सब कुछ लोग प्राकृतिक खेती, ये गायों को लेकर जो समस्याएँ थी, ये आप देखे होंगे 100 दिन के अंदर किस तरीके से उनको हम लोगों ने गोवंश जो है उनका आश्रय बनाकर, उन्हें भूसा बैंक बनाकर, उन गायों को, निराश्रित गायों को इकट्ठा करके उनको किसानों को लाभ देना और इस प्रदेश को, देश को। तो इस तमाम आपने देखा होगा कि कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें 100 दिन का जो कार्य दिया गया हो उसमें जो कमी रह गई हो। आपने देखा होगा कि सड़कें जितनी थी और सड़कों जो उतना भी हम लोगों ने तय किया था लोक निर्माण विभाग का, उसको भी पूरा किया। बिजली विभाग में आपने देखा होगा कितना हाहाकार मचता था पहले, कैसे बिजली के लिए रात को लोग आंदोलन करते थे, रात भर सो नहीं पाते थे, किसान परेशान रहते थे। लेकिन आज के दिन में बस आप देखो किस तरीके से बिजली सबको निराधार मिल रही है। तो ये तो थे दूसरे से जुड़े सवाल, जो आपसे जुड़ा हुआ आपने बता ही दिया। बिजली और सड़क तो दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब सबसे बड़ी चीज़ है, आपसे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने बीजेपी का दामन थामा था आरक्षण को, निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए। तो ऐसे में कितने सफल हुए और आपने उनका दामन थामा, तो क्या आपको सफलता, कितनी सफलता मिली? अब पहले हमें सड़क पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ती थी और सड़क पर आवाज़ उठा के अपनी वकालत करनी। मतलब इस समाज ने हमें वकील जो बनाया था, तो उनका जो वकील सड़क पर था, और चूँकि भाग्य निर्णय सदन में होता है, तो उस सड़क से सदन में हमारा समाज पहुंचाया। और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी, योगी जी को कि इस 25 करोड़ की आबादी में मैं जिसका संघर्ष कर रहा था, उसे कैबिनेट नहीं था, मत्स्य मंत्रालय अलग किया, उत्तर प्रदेश में मत्स्य मंत्रालय अलग करके कैबिनेट बनाया, कैबिनेट में हमें कैबिनेट मंत्री बनाया, उनकी सेवा का अवसर दिया। तो इस आरक्षण के मुद्दे को हमने जो सड़क पर बोल रहे थे, सड़क पर पन्ना लेके घूम रहे थे, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया। उन्होंने RGI को भेजा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया को। एक मेरे पास बुक था 1961 का कि हमारी गिनती 1961 में हुई थी, कई लाख हुई थी, और उसमें अब हमें 1000 में घटा दिया। हमारी गिनती केवट मल्लाह की मझवार में हुई थी। तो 70 साल में पहली बार है कि हमें सदन में जाने का और इन भारतीय जनता पार्टी के साथ गले मिलने का। लेकिन ये तो आप सदन में गए, लेकिन आरक्षण तो नहीं मिला। नहीं, उसके लिए मिलने का एक सिस्टम होता है ना। 70 साल में धारा 370 खत्म कर मिला है। कितने 3500 लोगों ने जान दिया, 3500 वर्ष बाद फिर राम मंदिर बन पाया। हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम तो आरक्षण के उस बिंदु को बता रहा हूँ कि 70 साल में मेरी लड़ाई से मैं जो पन्ने लेके घूम रहा था, पहली बार है कि 18 जनवरी 2022 को RGI ने, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया
कि डॉक्टर साहब जिस लड़ाई के लिए आए और जो कहते हैं कि केवट मल्लाह मझवार है, उसने कहा कि मेरे यहाँ जो मैनुअल उससे छपा हुआ है, इसका नोडल विभाग सहकारिता मंत्रालय है। उसने सहकारिता मंत्रालय को लिख दिया और माननीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं, मैंने उनसे मिला और उन्होंने कहा थोड़ा धैर्य रखो, जिस तरीके से सब हो रहा है वैसे आपका भी काम होगा। तो करना भारतीय जनता पार्टी को है, लड़ना हमें है। दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनको अपने समाज की जो आरक्षण का मुद्दा है उसे हम पूरा करके दिखाएंगे। अगर नहीं पूरा हुआ तो क्या किसी और पार्टी का दामन थामेंगे? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, चूंकि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और संविधान में सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं से पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप देखे होंगे कि पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी 30 साल से कांग्रेस के साथ रहकर मिलकर सरकार चला रही थी, लेकिन पिछड़ों के साथ कितना नाइंसाफी था कि नौकरी में आरक्षण था, शिक्षा में आरक्षण नहीं था। शिक्षा में आरक्षण तो दिया माननीय मोदी जी ने, शिक्षा में आरक्षण देने के बाद संवैधानिक दर्जा पिछड़ा वर्ग आयोग का दिया तो मोदी जी ने दिया। तो सब संवैधानिक सुरक्षा अगर मोदी जी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से मछुआ समुदाय के लिए जो आज के दिन में उन्होंने पोटली खोली कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 9,000 करोड़ रुपया इनलैंड को दिया है, उसमें इन लोगों को 60% इनकी महिलाओं को सब्सिडी दिया है, SC/ST को भी है और सामान्य को है। तो हम अनुदान देकर इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए आगे व्यवस्था कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने संपदा योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी ने अभी जो है निषाद राज बोट योजना बनाई है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी ने अभी इसके लिए उन्होंने जो है एक मछुआ समुदाय मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। तो ये इससे दिखाई देता है कि हमारे इस समुदाय को जो उपेक्षित थी 70 साल, यानी आप इसे बड़ा मानते हैं, आरक्षण से बड़ा इसको नहीं मानते हैं। बड़ा तो नहीं है, लेकिन शुरुआत तो है कि जो हमारे तरफ कोई चिंता नहीं करता था, मेरा केवल वोट लेते थे, केवल इन्हें उपेक्षित रखते थे। बहुत नेता थे 70 साल से, लेकिन एक रुपए का कभी बजट में जगह नहीं दिला पाते थे। मैंने मत तो खोल दिया, अगर मैंने खाता खुलवा दिया है, मैं इनके बजट में हिस्सेदारी, मेरा कहना है मतलब जो बजट के शिकार हैं वो निर्बल होते थे, जो बजट के हिस्सेदार हैं सबल होते थे। मेरा समाज तो 70 साल से बजट का शिकार था, पहली बार हिस्सेदार बना है। अगर हिस्सा मिलना शुरू हो गया तो आरक्षण में मिलेगा, उस पर कार्रवाई धीरे धीरे शुरू हो रही है, उस पर संजीद है भारतीय जनता पार्टी। चूँकि संविधान एक क्रिटिकल मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग वो चाहता है और सिस्टम से संविधान की व्यवस्थाएं लागू होती हैं। तो मेरा जो मुद्दा है वो 70 साल से 70 गुना उलझा दिया गया है। जैसे कोर्ट में ले जाकर हमारे लोगों ने डाल रखा है, उसको कोर्ट में पिछड़ी 2016 में 31 दिसंबर 2016 को ये समाजवादी पार्टी ने जाते जाते जब 1 महीना रह गया था तब हमें पिछड़ी जात से निकाल दिया। राज्यपाल से उसने सिग्नेचर भी करा दिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ये केवट मल्लाह अनुसूचित जात के हैं। तो ये गलत हो गया। हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, हमें इंक्लूजन नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार को कोई पावर नहीं था कि केवट मल्लाह के नाम से अनुसूचित दे दे। ये कितना कह सकती थी कि ये एक एक्सप्लेनेशन है। तो जब न्यायालय में कोई मामला लंबित हो तो जब तक लंबित होगा तब तक तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो पिछली सरकारों ने इसे इतना उलझा रखा है कि उसे सुलझाने में थोड़ा हमें समय लगा। निश्चित रूप से उसे हम सुलझा लेंगे। और हम जब एक भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हम लोग छोटे भाई हैं, तो बड़ा भाई निश्चित रूप से छोटे भाई का ख्याल रखेगी और 2024 से पहले आरक्षण के मुद्दे निश्चित हल हो जाएंगे। चलिए, आपने अभी उपचुनाव जीता है रामपुर और आजमगढ़, ठीक है ना? ऐसे में क्या लगता है कि 2024 में पुनः आप जीत पाएंगे? और देखिए, कहा गया कि भारत जो है रियल गॉड इज द वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का जो असली भगवान है वो वोटर है। और वोटर जो है आज के दिन में ईश्वर का दूसरा स्वरूप बना हुआ। पहले ये पॉलिटिकली बेहोश था, सारी पार्टियों ने इन्हें पौआ पिलाकर, पैसा देकर, झुआ भर वोट को पौआ पिलाकर अपना वोट ले लेते थे, इन्हें छोड़ देते थे। लेकिन आजकल हम लोगों को पॉलिटिकल रूप से हम लोगों ने इनको कॉन्शियसनेस जगाने में, जागरूक करने में हम लोग बहुत आगे आए। और निश्चित रूप से आप देखे होंगे जिस तरीके का 2022 का रिजल्ट रहा है, किसी तरीके से कोई कमी रही है कि जो हम लोग रामपुर और आजमगढ़ 2022 में नहीं समझा पाए थे। लेकिन जैसे ही मौका पाया और देखिए समझाने में कामयाब हो गए और वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि जिनको हमने वोट दिया था हमारे साथ अन्याय किया, और अन्याय करने वाले लोग हैं कि 3 साल बाद ही भाग गए हमें छोड़कर। तो ऐसे में 2024 निश्चित रूप से, चूँकि जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की कि हमारा जो शासन है, सुशासन है, वो जनता के द्वार होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों के एक समूह बना रखा है, अधिकारियों को भी भेज रखा है। और संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का
उसका जो रणनीति है, उस रणनीति में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि आज के दिन में किसी भी तरीके से वह सभी जो बूथ हमारे कमज़ोर हैं उसे में जीता जाए, और जो इनकी नीति है कि बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो। तो इसमें आप देखे होंगे कि पिछली सरकारें कैसे भेदभाव करती थी, तो जितनी जातियां उपेक्षित थीं, वो उपेक्षा के शिकार होने के बाद मोदी जी, योगी जी की नीतियां थी उसे पसंद किया। जैसे यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गांव का गरीब भूखों मर रहा था, नीति बना दिया, अनाज तो कहीं से लाना नहीं था, उनके पास पूरा खाना मिला। पहले खाना पूर्ति होता था, तड़प तड़प के मरते थे। मुसलमान भी वोट दे रहा, क्यों देगा? क्योंकि ये दाढ़ी वाले, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों में गरीबी बहुत बढ़ गई। तो 70 साल से दाढ़ी वाले नेता मुसलमानों को तो गरीब बनाने में लगे रहे। तो आज गरीब वो है तो उसके बेटे का इलाज हो रहा है, गरीब वो है तो उसका बेटा को खाना पहुँचा रहे हैं। आज गरीब मुसलमान भी तो खाना का लाभ ले रहा है ना, वो भी तो अनाज का लाभ ले रहा है, वो भी मकान का लाभ ले रहा है, वो भी आयुष्मान भारत का कार्ड का लाभ ले रहा है, योजनाओं का लाभ ले रहा है। तो जहाँ सभी बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा जा, वहाँ कोई शक नहीं है कि 2024 में हम लोगों को कोई समस्या आएगी। चलिए, 2000 बड़े विश्वास के साथ आप कह रहे हैं कि समस्या नहीं आएगी, लेकिन आप अपने ही गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर सीट में आपने समाजवादी पार्टी से अपने बेटे को जिताया था और बीजेपी को हराया था। तो ऐसे में किस विश्वास के साथ फिर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आप फिर आजमगढ़ में भी आप सफल हों, ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, ये कहना कि समाजवादी पार्टी को जिताया था, वो एक दौर था कि 2017 में सपा बसपा अपना धरातल खो चुकी थी, ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने किस तरीके की जनता के साथ भेदभाव किया था 30 साल से। 1 साल, 5 साल हो, 5 साल हो, 5 साल हो, ऐसे ही 4 बार हो मुख्यमंत्री, 5 बार हो मुख्यमंत्री। और 2017 में इन लोगों का वजूद ख़त्म हो गया था। गोरखपुर में मछुआ समुदाय था, उपेक्षित था 70 साल से, उसे इकट्ठा किया निषाद पार्टी, पीस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक संयुक्त उम्मीदवार थे इंजीनियर प्रवीण निषाद। ये कहना कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे तो यही उनकी भूल है। बाकी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार निषाद तो दिया उन्होंने 2019 में, वो क्यों नहीं जीत लिए एक ही साल बाद? तो इसके मतलब निषाद पार्टी का एक वोट बैंक है। ये वोट बैंक उस तरीके से वोट बैंक है जिस तरीके से नदी के पानी को रोका जाता है तो पावर, हमारा समाज समझ गया कि अब पावर न हाथी और साइकिल में नहीं है, न पंजा में है। इन्हें सब मालूम है कि लक्ष्मी जी जो है कमल पर रहती हैं। लक्ष्मी कभी साइकिल हाथी और पंजा पर आती नहीं है, कमल पर ही रहती है, और कमल पानी में होता है, इसलिए पानी में लक्ष्मी जी हैं। और कमल भाजपा और निषाद का एक योग है। और 2018 का जो चुनाव था, इसको आपको मैं रिपीट कर दूं कि ये कॉमन जीत थी सभी पार्टियों का। और उसे 2019 में देखिए जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, क्योंकि इनकी सोच क्या है, इन्हें 1000 चंगू मंगू हैं, यही इनके सलाहकार हैं। हाथी के भी 1000 चंगू मंगू हैं, ना इन्हें पिछड़ों से मतलब है ना उन्हें दलितों से मतलब। चूँकि हम तो नज़दीक से जाके देख लिया ना, भाई मान लीजिए इंजीनियर प्रवीण निषाद मान लीजिए खराब थे, तो नागेंद्र पटेल जो वहाँ का था फूलपुर का, उसका टिकट क्यों काट दिया इन्होंने? इन्हें इन लोगों को वही आदमी चाहिए जो इनके हाँ में हाँ मिला हुआ, समाज की कोई बात न करे। आपने अभी कहा कि दलितों का उधर, तो राजभर किधर है? राजभर अखिलेश प्रोत्साहित करते हैं, अखिलेश को प्रोत्साहित करते हैं, और राजभर ये भी कहते हैं कि हम अगर सपा बसपा एक हो जाए तो हम सीटें काफ़ी हद तक पा सकते हैं। तो ऐसे में आप क्या देखते हैं कि 80 सीटें आप पाएंगे? देखिए, राजभर भैया आज बोलने लायक हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के देन है। 2017 से पहले राजभर किस जगह थे, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ हट गए कहाँ पहुँच गए हैं। और वो जो अमर्यादित रहा हो, जो पॉलिटिकली जो भाषा अपनी पॉलिटिक्स के दायरे में न रखता हो, उनका जो सुबह कहीं चाय और पिएंगे, 10 बजे जलेबी और कहीं खाएंगे, दोपहर का खाना और खाएंगे, शाम को कहीं और बतियाने जाएंगे, ऐसे भैया को मैं क्या बताऊं। मैं तो चाहूँगा कि सद्बुद्धि आए और फिर अपने पुराने साथी जहाँ से उन्होंने पावर आया था उसके साथ वो रह के आए 2000, निश्चित रूप से लास्ट तक आएंगे। वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि सब जाने और आने का सबका आंकड़ा, सबका खेल वो जान चुके हैं कि कहाँ क्या है और क्या कहाँ मिलता है और किसके पास पावर है और कैसे हम लोग राजनीति में रहकर समाज में, सत्ता जो होता है समाज को सुख देता है।
हम समाज को सत्ता से दूर रख कर उन्हें दुख देगा, और कोई भी समाज दुखी होकर किसी का साथ नहीं देता है। तो ये हमने अब तक अनुभव किया है कि समाज हमेशा सुख चाहता है और सत्ता के साथ रहता है, और जो नेता सत्ता के साथ रहता है उसके साथ रहकर वो वोट देकर सरकार बनाता है। चलिए, आप कहते हैं तो इधर लगातार बीजेपी नए नए प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। जैसा कि आप देखा है कि आपके आजमगढ़ में निरहुआ को उतारा, तो निरहुआ के बाद अब निरहुआ जो आपके सांसद बने हैं तो उन्होंने भी मुहर लगाया कि आने वाले समय में अब पवन सिंह भी प्रत्याशी हो सकते हैं। तो लगता है क्या 2024 का चुनाव केवल भोजपुरी कलाकारों से ही होगा? देखिए, हम तो भारत जो है एक समृद्धशाली देश है, ये विविधताओं का देश है। हमारे यहाँ कला भारतीय संस्कृति का एक अंग माना जाता है, और जितने कलाकार होते हैं उनकी एक ख्याति होती है, उनके पास कुछ एक ऑटोमेटिक उनके पास कुछ भीड़ रहती है, और उनके पास उनकी प्रचार करने का जन जन तक उनका एक कला के माध्यम से पहुंच रहा है। और पार्टियां उसको इसलिए पसंद करती हैं कि कलाकार के पास कोई दाग नहीं रहता है, और कला के क्षेत्र में अपना काम करता है, और भारतीय राजनीति में आने के बाद वो सेवा कर सकता है। और कलाकार तो सभी लोगों ने, कोई ऐसी पार्टी सूती नहीं रही जो कलाकारों को लाई न हो राजनीति में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ला रही है तो उसमें कहें, लेकिन निश्चित रूप से राजनीतिक भी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस बात को हम धन्यवाद दूंगा कि इस बार के चुनाव में 2022 के कोई जाति ऐसी नहीं होगी, लगभग ढेर सारी जातियों को उन्होंने टिकट दिया, विधायक भी बनाया, कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को टिकट दिया, अपने संगठन के लोगों को टिकट दिया, और कई जातियों को टिकट दिया, निषाद कह दिया, गौड़ दिया है, तेली बढ़ई लोहार कहाँ, मतलब लगभग कोशिश करके पिछड़ी जातियों को समायोजित किया और उन्हें साधने की कोशिश की, और उन्होंने विधानसभा में पहुंचाया आवाज़ उठाने के लिए। तो ये हम आज 70 साल में पहली बार है कि इतनी जातियों का समावेश आज के दिन में विधानसभा में, हाँ, महिलाओं को भी अवसर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी से धन्यवाद का पात्र है। 2022 के चुनाव में आपको सफलता मिली, और सबसे बड़ी चीज़ बीजेपी को सफलता मिली, और सफलता के बाद अब लोगों का कहना है कि 2024 में भी आप कोई शर्त रखेंगे या फिर आप किसी पद की लालसा है? देखिए, हम लोग शर्तों की राजनीति नहीं करते, हम लोग समाज के भागीदारी और समाज के उस हिस्सेदारी की राजनीति करते हैं, और समाज के उस मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम करते हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। जो मेरा जो परिवार है वो संघर्षों का परिवार है, एक साथ मिलकर। हमारे यहाँ एक आंदोलन किया था, एक दूसरे का बेटा मारा गया था, वो मेरा भाई था। उसके बाद आरोप लगा, तो मैंने अपने बच्चों को कहा, भाई देखो कि आज के दिन में राजनीति में 99% लोग असफल होते हैं और 1% सफल होते हैं। तो 99% लोगों की सोच है कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हों, लेकिन 1% वो होते हैं कि भगत सिंह पैदा हों लेकिन मेरे घर में पैदा हों। लेकिन मैंने कहा अपने बेटों से, भाई अगर आपको बेटा बनना है, मेरा साबित करना है, तो कफन बांध कर निकलना है और आंदोलन करना है और समाज के लिए काम करना है। तो मेरे संघर्षों का ये परिवार रहा। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग समाज के उस जो इन लोगों ने 70-3,500 वर्षों से सताए गए लोग हैं, जो उन्होंने मुगलों से लड़ा, अंग्रेज़ों से लड़ा, उजड़ा हो कानून से, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी से में रिपोर्ट के आधार पर जो साबित है कि इनके साथ अंग्रेज़ों मुगलों ने अन्याय किया, इनकी फिशरीज एक्ट, माइनिंग एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, कानून बना के इन्हें कानून बनाया हो, इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, इन्हें 167 लोगों को फांसी दिया हो, नदी ताल घाट रोजी रोटी छीन लिया हो, ऐसे लोगों को बचाने के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे इस बातों पर आ रही है और समय आने पर कर रही है। तो हम लोग कोई शर्त की राजनीति नहीं करते। बड़े भाई से छोटा भाई क्या शर्त रखेगा? प्रेम और सौहार्द है, मिलकर, वही जो त्रेता वाला युग है कि कभी उन्होंने गले लगाया था, आज भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजय को गले लगाया है। और हम अपने को महसूस करते हैं कि अगर कहा जाए कि इतिहास जो है राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता, तो हम अपनी इस इतिहास को संजोने में और फिर से स्थापित करने को, निषाद राज के उस किले को हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष मारे गए, जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी पुरंदर, ये सारे नेता पिछली सरकारों में मारे गए। इसीलिए मारे गए थे कि उन्होंने खाली समाज का नेतृत्व किया था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब बिना सेना के हम नहीं जाएंगे और अपनी सेना लेकर जाएंगे। और वो सेना जो निषाद राज ने सेना दी थी, वो सेना डॉक्टर संजय ने आजकल मोदी जी को, योगी जी को दिया, और सेना हमने देकर
कह दिया कि भाई रावण राज खत्म हो, और वही में हम लोग धन्य हैं और हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। चलिए, आपने कहा कि आपने सेना दिया, चलिए ठीक है, अब आपकी बात करते हैं। जो समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, उसी तरीके से आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है परिवारवाद का, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने वही बताया ना कि वो मेरा परिवार भी संघर्षों का परिवार है। वो रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं, 24 घंटे इनकी सेवा के लिए काम करते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेरे समाज की पसंद है कि जो ट्रेंड लीडर होगा वो लीडिंग करेगा, वो हमारी वकालत करेगा। फिर धीरे धीरे हम लोग सिखाएंगे। तो अभी परिवार के 3 सदस्य हैं, वो आगे आए हैं। उसे हमारी कमेटी, मेरी पार्टी के, मेरे समाज के लोगों ने उसे पसंद किया है कि इनके पास, डॉक्टर संजय के पास अनुभव रहा। जैसे मैंने 13 किताबें लिखी, उस 13 किताबों को लिखने में इंजीनियर पूर्ण निषाद ने बहुत भूमिका निभाई। निषाद राज के किले पर गए, तब से साथ में रहे। पूरे प्रदेश में उन्होंने भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति समझी, इसलिए इनकी पसंद रही कि नहीं, इंजीनियर पूर्ण निषाद को लड़ाया जाए। क्योंकि लड़ाना और जिताना दोनों में अंतर है। तो जीत जो है, जीत के लिए प्रोफाइल चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, पार्टी चाहिए, उसके बाद पोजीशन। तो बेटे को ही क्यों? नहीं, हमारे लोगों की चुन, हमारी कोई चूज नहीं है। हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो चुनती है कि नहीं यही जीतेंगे, इसलिए इनको आगे किया जाए। अभी एक ही सीट, 2 सीट मिलती है, हमें 11 सीट मिली, तो उसमें एक बेटे को लड़ाया, 2 निषाद और लड़ाया जो जीतने लायक थे। आपके इलाहाबाद के थे, विनोद बिंद थे, हमने तो समायोजित किया। 15 सीटों मिली थी, 15 सीट में 3 निषाद, 2 निषाद और भी लड़ाया। लेकिन अब लोग जिनके पास चश्मा नहीं है, वो जिनको खाली विरोधी करना है, हम गला काट के भी दे दें तभी उनका काम विरोध करना है। आज के दिन में और जातियों का, ब्राह्मण है, ठाकुर हैं, हमारे राय हैं, चौहान हैं, पासी हैं, मैंने उनको भी समायोजित किया, महिला को भी एक दिया मैंने। तो ये 15 सीटों में हमने समायोजित किया। अब समय आएगा तो देखिएगा, दर्जन भर हमारे लोग विधायक भी होंगे निषाद पार्टी के निषाद, और मंत्री भी होंगे। हमारी तो सोच है कि हमने 1 से 11 किया, अब 111 नहीं, हमारे 11 मंत्री, हमारे जो निषाद हैं वो हमारी पार्टी के लोग जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 52 मंत्रियों में देखे होंगे कि ज़्यादातर अपने संगठन के लोगों को जगह दिया। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे संगठन के लोग उस कैबिनेट में या उस मंत्रालय में जाएं जिससे सेवा पावर लेके अपनी समाज की सेवा। विधानसभा विधायक बनाना छोटी चीज़ है, लेकिन पार्टी और सत्ता के साथ रहकर समाज की सेवा करके उनको सुरक्षा और न्याय दिलाना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए निषाद पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसका सहयोग भी मिला। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अवसर दिया है और गले लगाकर हमें एक प्यार और स्नेह दिया, मार्गदर्शन दिया और सहयोग दिया। और इतनी बड़ी पार्टी होकर हम जैसे लोगों को, जो पुरानी भारतीय संस्कृति को स्थापित करने के लिए हमें साथ लेकर चलें, मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, अंतिम सवाल है आपसे कि 2024 के चुनाव में सभी जातियों को लेकर चल रही है बीजेपी। ऐसे में एक वर्ग आपसे थोड़ा सा दूरी बनाए हुए है, जो मुस्लिम वर्ग है, तो उनको कैसे एकजुट करेंगे, क्या प्लान है? देखिए, कहते हैं कलेक्शन द इंफॉर्मेशन, द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज, द डिसाइड द रॉन्ग एंड राइट। जिसके बाद जितनी ज़्यादा जानकारी हो उतने बुद्धिमान हो जाता है और उसके बाद सही गलत का फैसला लेता है। जब तक उन्हें धर्म के जहर में, मुसलमानों को क्या था कि मदरसे में रहकर उनके बच्चों के अंदर जो है कुछ एक बच्चों के अंदर एक जहरीलापन पैदा करो, धार्मिक उन्माद पैदा करो। अभी सरकार ने जो फैसला लिया है कि मदरसे में भी राष्ट्रीयता पढ़ाई जाएगी, मदरसे में इस देश की भक्ति पढ़ाई जाएगी, इस देश में जो आज़ाद करने वाले लोग इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से उनके अंदर बदलाव आएगा। और मुसलमान अब जान रहा सोशल मीडिया अखबार से कि ये दाढ़ी वाले नेता और जो हमारा वोट लेकर जो हमें 30 साल से सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस रही, सपा रही, कि भाई मुसलमान अब जान गया ना कि भाई हम साइकिल बटन दबाते रहे लेकिन दरोगा साइकिल की माँ के कोख से दरोगा यादव पैदा होता रहा। साइकिल बटन दबाते रहे लेकिन जो अधिकारी है यादव पैदा होता रहा। हाथी बटन दबाते रहे लेकिन अधिकारी जो है जाटो पैदा होता रहा। मुसलमान तो खाली बटन दबा के उनके वहाँ पैदा करता रहा। तो आज के दिन में उनके दिमाग में सही आ गया कि भाई देखो, कमल बटन दबाया जाएगा तो हर बिरादरी का बेटा दरोगा बनेगा, हर बिरादरी का बेटा जो है अधिकारी कर्मचारी बनेगा, हर बिरादरी के लोगों को सम्मान मिलेगा। तो इसलिए सब जाति के लोग, उन्हें मालूम हो गया कि गरीबी बढ़ाया सपा ने, गरीबी बढ़ाया कांग्रेस ने, इसलिए आज सुरक्षा जो है, कितने दंगे होते थे
सपा बसपा कांग्रेस के समय कितने दंगे होते थे, कितने कई हजार मरते थे गरीब। तो आज के दिन में मैं तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को, मोदी जी को, कि दंगे पर कम से कम हिंदू मुसलमान राइट नहीं हो रहा, कानून का राज कानून के हिसाब से चल रहा। और निश्चित रूप से ये माफिया जो है जिस तरीके से मुसलमानों को यूज कर रहे थे, अब माफिया ही नहीं रहेंगे तो मुसलमान कहाँ यूज होगा। ये माफियाओं के माध्यम से मुसलमान यूज होते थे और माफिया देखो किस तरीके से उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग रहे हैं। मैं तो योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि कम से कम 70 साल में पहली बार है कि उत्तर प्रदेश इस माफियाओं से मुक्त हो गया और माफियाओं का असर कभी भी इलेक्शन पे नहीं आया। इसलिए मुसलमान भी खुल के वोट दे रहा और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही। देखो मुसलमान भी आज हमारे यहाँ किसी दूसरी बिरादरी को मंत्री मिले चाहे न मिले, लेकिन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी हमेशा बनाती है केंद्र और राज्य में। तो मैं बताऊँ कैसे मुसलमान कह सकता है कि हमारा न्याय नहीं देती, हज के लिए व्यवस्था करती है। आज के दिन में उनके लिए सारे, तो ये आज के दिन में उनके जो रोजी रोटी का सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो वो कट्टा पैदा करके पिछली सरकार जो कुछ और थी नीतियाँ, उनकी नीतियों के शिकार लोग अब सुधर गए हैं। पिछली सरकारों की नीतियों के जो शिकार लोग थे अब उनके अंदर जो है एक सोच पैदा हो गई कि नहीं, सबका साथ सबका विकास अगर भारतीय जनता पार्टी करे इसके साथ रहना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर संजय निषाद, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री। फिलहाल इनका दावा कितना सच होगा 2024 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।